अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले कुछ बातें। जब भी हमने किसी टिश्यू को स्टडी करना होता है तो हम उसको एक प्रोसेस से गुजारते हैं जिसको हम कहते हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन। अब सेल्फ फ्रैक्शनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम उस टिश्यू को डिसरप्ट करते हैं, उस टिश्यू को होमोजेनाइज्ड करते हैं। और जब हम उसको होमोजेनाइज्ड कर लेते हैं तो उसके बाद उसको सेंट्रीफिकेशन मशीन के अंदर डाला जाता है, जिसमें वो जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने डिसरप्टेड या होमोजेनाइज्ड टिश्यूज़ रखे होते हैं, उसको एक स्पीड के साथ जो है वो घुमाया जाता है उसको। जब उसको इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ उस सेंट्रीफिकेशन मशीन के अंदर घुमाया जाता है तो कुछ देर रखने के बाद उसके जो ऑर्गेनेलीज़ हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। मतलब कि हम ऑर्गेनेलिस को शेप, स्ट्रक्चर, साइज़, डेंसिटी और वेट के बेस के ऊपर भी अलहदा कर सकते हैं। मतलब आप डायग्राम के अंदर आप देखते हैं तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने टिश्यू सेल्स कुछ ले लिए हैं, उसके बाद उसको हमने होमोजेनाइजेशन की है। ये जो होमोजेनाइजेशन मशीन है इसको हम साइंस ब्लेंडर भी कहते हैं। जिस तरीके से आपके घरों में ब्लेंडर होता है और आप जो है वो मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं तो वो किस तरीके से उस पूरी की पूरी चीज़ को जो है वो डिसरप्ट कर देता है, होमोजेनाइज कर देता है। तो इसी तरीके से ये जो टिश्यू सेल्स हैं ये भी डिसरप्ट हो जाएंगे, होमोजेनाइज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर बताया जा रहा है कि ये होमोजिनेट बन गया, मतलब कि वो जो टिश्यू के अंदर सारे साइटोप्लाज्म थे, ऑर्गेनेलिस थे, वो बाहर आ गए हैं। लेकिन अभी ये होमोजेनाइज्ड फॉर्म में है। अभी हमें ये नहीं पता कि किस जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे पड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे पड़ा है, राइबोसोम्स कहाँ पे हैं। तो उनको एक अरेंजमेंट देने के लिए, उनको एक ख़ास तरतीब में लाने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की हेल्प लेते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया जाता है कि उन टेस्ट ट्यूब्स को हाई स्पीड के ऊपर जो है वो घुमाया जाता है और उसके बाद जब हम रखते हैं तो वेट की बेस के ऊपर या डेंसिटी की बेस के ऊपर वो ऑर्गेनेलिस जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। मतलब जिसकी जो हायर डेंसिटी होगी वो टेस्ट ट्यूब के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और जिसकी जैसे जैसे लोअर डेंसिटी होगी वो टेस्ट ट्यूब के टॉप के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम बाद में सेपरेट भी कर सकते हैं। इसके बाद दो बातें और हमने आज फ़र्क सीखना है यूकैरियोटिक सेल का और प्रोकैरियोटिक सेल का। तो आप लोगों ने सिंपल सी बात याद रखनी है कि ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, और ऐसे सेल्स जिनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स की अगर आप एग्जांपल पूछेंगे तो उसमें आ जाएगी एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उसकी एग्जांपल में आता है बैक्टीरिया। तो आप लोगों ने याद रखना है कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो डीएनए है वो कहाँ पे होगा? तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज्ड होता है, डूबा हुआ होता है। उसके बाद एक छोटी सी बात और कि हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस जो है वो स्टडी करना है। तो कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो एनिमल सेल में मौजूद होते हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं हैं, और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो प्लांट सेल में होते हैं और एनिमल सेल में नहीं है। जिस तरीके से प्लांट के अंदर शो किया गया है कि इसके अंदर सेल वाल मौजूद होगी लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वाल मौजूद नहीं है। इसी तरीके से प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है लेकिन एनिमल सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल नहीं होता बल्कि छोटे छोटे बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स होते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनिमल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। प्लांट के अंदर फ्लैजेला नहीं होता, इनके जस्ट गैमीट्स में होता है, लेकिन एनिमल सेल्स का जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके अंदर भी फ्लैजेला पाया जाता है। इसी तरीके से एक और डिफरेंस होता है कि एनिमल सेल के अंदर जो आपके पास न्यूक्लियस के पास एक स्ट्रक्चर होते हैं सेंट्रियूल्स, वो मौजूद होते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर वो सेंट्रियूल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब हमारा आज का मेन टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होता है? ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल के हवाले से आपको पता है कि प्लांट सेल में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर सेल वाल भी मौजूद होगी। अब जब हम इस आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को देखते हैं तो इसके अंदर हमें कुछ कंपोजिशन ऑब्जर्व होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 60 to 80% जो है वो प्रोटीन्स होती हैं,
20 to 40% लिपिड्स मौजूद होंगे, जबकि 1 to 3% कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। तो ये MCQs के हवाले से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंट्रो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने 2 मॉडल्स प्रपोज किए हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली होती कैसी है। एक है यूनिट मेम्ब्रेन और एक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो 2 तरीक़ेकार बताए हुए हैं कि किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अरेंज हो सकती है। तो पहले हम यूनिट मेम्ब्रेन की डायग्राम देखेंगे। यूनिट मेम्ब्रेन के मुताबिक 2 लेयर्स हैं प्रोटीन्स की, एक टॉप के ऊपर एक बॉटम के ऊपर, और उनके दरमियान में 2 लेयर्स होती हैं लिपिड्स की। मतलब जो लिपिड्स हैं वो सैंडविच हुए हुए हैं 2 प्रोटीन लेयर्स के अंदर। तो जिस तरह आपको ये ग्रीन के अंदर नज़र आ रहा है कि टॉप के ऊपर भी एक ग्रीन पार्ट है जिसको आपने प्रोटीन बोला हुआ है, और लोअर पार्ट के ऊपर भी जो है वो ग्रीन शेड है, मतलब कि ये दोनों प्रोटीन लेयर्स हैं, और इन प्रोटीन लेयर्स के दरमियान में 2 लेयर्स हैं लिपिड की। उसके अलावा जो प्रोटीन लेयर जो है इसको हाइड्रोफिलिक जोन बोला हुआ है, और लिपिड को बोला गया हाइड्रोफोबिक जोन। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, मतलब कि वाटर जो है वो इसमें ईजिली जो है वो आ जा सकता है, ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है। जबकि हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि ये वाटर रिपेलेंट होता है, तो वाटर जो है वो इससे दूर भागेगा। तो यूनिट मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है, 2 प्रोटीन लेयर्स हैं और उनके दरमियान में लिपिड जो बाई लेयर हैं 2 लेयर्स वो सैंडविच हुए हुए हैं। अब ये यूनिट मेम्ब्रेन इतनी ज़्यादा तस्लीम नहीं की गई, मतलब कि इसमें काफ़ी फ्लॉज थे। तो उसके बाद एक और मॉडल प्रपोज किया गया जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक क्या था कि जो प्रोटीन है वो टॉप के ऊपर मौजूद नहीं होती, जिस तरीके से यूनिट मेम्ब्रेन में बताया गया कि टॉप के ऊपर भी प्रोटीन है और लोअर पोर्शन के ऊपर भी प्रोटीन है। इसमें बताया गया कि लिपिड लेयर होती है और उस लिपिड लेयर के अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो डूबे हुए होते हैं। जिस तरह आपको डायग्राम के अंदर शो हो रहा है कि ब्लू कलर की जो है वो फॉस्फोलिपिड, मतलब कि लिपिड्स शो किए गए हैं, और उनके अंदर जो है वो मुख्तलिफ कलर्स के अंदर जो है वो प्रोटीन्स शो किए गए हैं। जिस तरह चैनल प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है, उसके बाद ये पेरिफेरल प्रोटीन का लिखा हुआ है। तो इनके अंदर जो है मुख्तलिफ प्रोटीन्स जो हैं वो सबमर्ज्ड होते हैं। उसके अलावा इनके ऊपर जो है वो कुछ स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद हो सकते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं। तो यूनिट मेम्ब्रेन और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का आपस में डिफरेंस ये है, यूनिट मेम्ब्रेन कहती है कि टॉप के ऊपर भी प्रोटीन होगी और लोअर पोर्शन के भी प्रोटीन होगी, और उन दोनों के दरमियान में लिपिड जो बाइलेयर है वो सैंडविच हुई होती है। जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि नहीं, प्रोटीन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि प्रोटीन जो है वो लिपिड लेयर्स के अंदर सबमर्ज्ड होती है, डूबी हुई होती है। लास्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसका फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहला फंक्शन ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैरियर के तौर पे काम करती है। कैसा बैरियर, जो इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेपरेट रखता है। मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल को आउटर इन्वायरमेंट से बचा के रखती है। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियल परमिएबल के तौर पे भी काम करती है। मतलब ये हर चीज़ को इजाज़त नहीं देती कि उसके अंदर से गुजरा जा सके। तो ये कुछ मालिक्यूल्स को जो है वो अलाउ करेगी कि वो उसमें से गुजर सकें, और कुछ को जो है वो रोक लेगी। इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। अब क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसको ज़्यादा माना जाता है, और उसके मुताबिक बाहर वाली जो लेयर्स हैं वो लिपिड की बनी होती हैं, इसलिए फ़ैट सोलुबल जो सब्सटेंसेस होते हैं या दूसरे न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें से काफ़ी आसानी से गुजर जाते हैं। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी शो करता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी शो करता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी शो करता है। अब फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें प्रोटीन चैनल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं, या सिंपल वर्ड्स के अंदर ये कि जो भी ट्रांसपोर्ट हो रही होगी वो किसी प्रोटीन चैनल की मदद से हो रही होगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट बहुत ही सिंपल है, जिस तरह डिफ्यूजन को हम डिफ़ाइन करते हैं कि मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। तो जब इस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही होगी तो उसको हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, और इस मूवमेंट के दौरान जो है वो एनर्जी स्पेंड की जाती है।
एनर्जी यूज़ की जाती है, लगाई जाती है एटीपी की फॉर्म में, और इसी को अप हिल मूवमेंट भी कहते हैं। अप हिल मूवमेंट का क्या मतलब होता है कि मतलब आपके पास या आपके सामने एक पहाड़ी है, एक हिल मौजूद है और आप उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। तो जिस तरह ही आप मतलब कि पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू जब आप उस पहाड़ी से, उस ढलान से जो है वो नीचे की तरफ आएंगे, तो इसको अप हिल मूवमेंट भी बोला जाता है। अब इस डायग्राम के अंदर कुछ जो है वो ट्रांसपोर्ट के तरीक़ेकार शो किए गए हैं। देखें डिफ्यूजन जो है वो बिल्कुल सिंपल है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखें कि एक प्रोटीन चैनल है और उस चैनल में से जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको येलो कलर का एटीपी नज़र आ रहा है, मतलब कि इसमें लो कंसनट्रेशन से हाई की तरफ मूवमेंट हो रही है, और वो किस तरीके से हो रही है, वहाँ पे एनर्जी स्पेंड की जा रही है एटीपी की फॉर्म में। लास्ट पे दो बातें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एंडोसाइटोसिस भी शो करता है। अब एंडोसाइटोसिस से क्या मतलब है? एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि इसमें सेल जो है वो चीज़ों को अपने अंदर इंगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। किस तरीके से? सेल मेम्ब्रेन को फोल्ड किया जाता है और उस फोल्डिंग के अंदर आके चीज़ें बैठती हैं, फिर उनको वैक्यूल की शक्ल में अपने अंदर जो है वो सेल के अंदर निगल लिया जाता है, इंगल्फ कर लिया जाता है। अब एंडोसाइटोसिस जो है वो दो किस्म की हो सकती है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। अगर वो जो चीज़ अंदर निगली जा रही है, इंगल्फ की जा रही है, वो सॉलिड होगी तो हम उसे कह देंगे फैगोसाइटोसिस। और अगर कोई लिक्विड ड्रॉपलेट या वाटर ड्रॉपलेट जो है वो सेल के अंदर लेके जाए जा रहे हैं वैक्यूल्स के अंदर, तो उसको हम कह देंगे पिनोसाइटोसिस। जिस तरह यहाँ पे डायग्राम के अंदर शो हो रहा है कि देखें किस तरीके से जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ कर्व हुई है और उसके अंदर चीज़ें आके बैठ रही हैं, लिक्विड या सोल्यूट हो सकता है या लार्जर कोई सब्सटेंस हो सकता है, और उसके बाद उसको वैक्यूल में पैक करके अंदर की तरफ इंगल्फ कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। और लास्ट के ऊपर ये एक और फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, न्यूरॉन्स जो होते हैं, नर्व सेल्स, उनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ज़रिए नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसमिट किया जाता है। मतलब कि एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट तक जो है वो जो मैसेजेस होते हैं, जो इम्पल्सिस होते हैं, वो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से जो है वो सेंड किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन जो है वो कायम रहती है।